रेडी प्लीज। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार एमपी हमारा कार्यक्रम जो है सजीव फोन इन, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और हमारा कार्यक्रम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 12 से 1 के बीच में आता है और सजीव फोन इन रहता है। तो आज का कार्यक्रम भी सजीव फोन इन, यानी कि आप जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755-266-0049 और इसी के साथ में हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800-233-0040। इन नंबर को नोट कर लीजिए और ये नंबर जो हैं हमारे 1 बजे तक खुले रहेंगे और आज का जो हमारा विषय चर्चा का रहेगा आप उन नंबरों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहती हूँ आज का दिन बहुत खास है। आज हम विश्व विज्ञान दिवस के तौर पे मनाते हैं, पूरा विश्व मनाता है, और इसी के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति विश्व विज्ञान दिवस को इसलिए महत्व देता है क्योंकि हम सब विज्ञान से जुड़े हैं, क्योंकि हर काम जो हमारा हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, वो सब कुछ विज्ञान से, यहाँ तक कि मैं बोलूँ कि जो आज आप हमें देख पा रहे हैं, हम आप तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, वो भी एक विज्ञान की देन है। और हम अगर आपको बताना चाहते हैं कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो शांति और विकास के साथ में हम विज्ञान के ऊपर बात करेंगे, और इसी के साथ में जो आज का थीम है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम नज़र डालते हैं अपनी तिथि पर। विक्रम संवत 2079 कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। दिन है गुरुवार, तारीख है 10 नवंबर 2022। इतिहास जब हम बात करते हैं तो पन्ने ज़रूर पलटते हैं, क्योंकि इतिहास कुछ ऐसी बातें बता के चला जाता है जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे लिए बहुत आधार होता है। तो आइए आज क्या कुछ खास घटित हुआ था भविष्य में, इतिहास पे हम नज़र डालते हैं। 1983 की अगर मैं बात करती हूँ तो बिल गेट्स ने विंडोज़ 1 की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ में 2000 के अगर आज के दिन की बात करते हैं तो गंगा मेकोंग संपर्क परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ था। 2001 10 नवंबर की बात करती हूँ आज ही के दिन में, तो भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया गया था। और इसी के साथ में 1954 की बात करती हूँ तो जॉय गोस्वामी जो कि बंगाली भाषा के विख्यात भारतीय कवि थे, उनका आज जन्म हुआ था। और इसी के साथ में आपको बताना चाहती हूँ कि आज एक और ख़ास व्यक्ति का भी जन्म हुआ था आज ही के दिन में। सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अगर मैं बात करती हूँ तो सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान के प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारत सभा की स्थापना की, जो कि प्रारंभिक के दौर में भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक रहा है, और उनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में मैं आपको विचार के बारे में बताऊंगी कि जो आज हमारे विचार होते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही खास विचार हम सबके लिए छोड़ा। समय बहते पानी जैसा है, आप एक ही पानी को फिर से छू नहीं सकते, जो एक बार बीत गया सो बीत गया। कितनी अच्छी बात है। समय को हम महत्व अगर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये क्षण जो है सिर्फ एक क्षण के लिए है, ये बीत जाएगा, जो वापस नहीं आएगा। तो हर एक क्षण को उतना ही महत्व दीजिए कि जिस तरीके से हमारा जीवन है, जो आज है, हो सकता है कल ना हो। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि आज हमारा चर्चा का विषय है बहुत खास है। जैसे आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि विश्व विज्ञान दिवस पे आज हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं बहुत ही खास साकेत सिंह कौरव जी, जो कि वैज्ञानिक हैं और जिसके साथ में रीजनल साइंस सेंटर में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। आज हमारे बीच में साकेत सिंह कौरव हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। इसी के साथ में हम आपको बताना चाहते हैं मेहमान के तौर पे बहुत ही उम्दा अहमद रज़ा गज़ल गायक भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और अहमद रज़ा जी को मैं के बारे में बताना चाहूँगी कि उनको लता मंगेशकर अवार्ड भी मिला है लता मंगेशकर जी के द्वारा 2004 में, और इसी के साथ में सृजन दास स्पार्क का भी अवार्ड मिला 2018 में। पंकज उदास जी के द्वारा छत्तीसगढ़ महोत्सव में किंग ऑफ गज़ल को भी से भी नवाजा गया, और ऑल इंडिया रेडियो से ग्रेड ए की श्रेणी में भी उनको पुरस्कार मिला है। हम आपका भी स्वागत करते हैं सर। नमस्कार।
आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि यहाँ पे साइंस की तो बात होगी और साथ में गज़ल भी होगा, तो कॉम्बिनेशन जो है दर्शकों वो बहुत खास है। हमारे साथ बने रहिएगा, प्रश्न पूछते रहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के विषय से आप सब जुड़े, आप सब वाकिफ़ हो, क्योंकि आज का विषय बेहद खास है। तो आइए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम सभी लोग विश्व विज्ञान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हर बार थीम चेंज होती है, तो इस बार की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या थीम डिसाइड की गई है? जी, सबसे पहले तो पूरे दूरदर्शन मध्य प्रदेश के जितने भी दर्शक इस समय हमें मध्य प्रदेश में या आपके डीटीएच के माध्यम से भारत में या विदेशों में जहाँ भी देख रहे हैं, उनको आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल यानी रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से नमस्कार। और ये बड़ा खास मौका है और दूरदर्शन को हम हमेशा मानते हैं कि विज्ञान के प्रचार प्रसार में जो उसने अग्रणी भूमिका निभाई है, उस भूमिका में हमेशा उसने चार चांद लगाए हैं, चाहे वो प्रोफेसर यशपाल के ज़माने से क्यों ना हो। तो अगर आप बात कर रहे हैं तो आज हम खास मौके पर हैं, विश्व विज्ञान दिवस। आज 20 वर्ष हो गए हैं इसको सेलिब्रेट करते हुए। ये भी एक बड़ा संयोग है, 2 दशक गुजर चुके हैं। 2001 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया, 2002 से इसका मनाना शुरुआत की गई। और आप देखिए आज हम मध्य प्रदेश में अपनी डीडी मध्य प्रदेश नमस्कार एमपी में इस प्रोग्राम में जुड़े हैं और वो भी हम उन बिंदुओं को छूने का प्रयास करने जा रहे हैं जहाँ विज्ञान का जो विकास है, शांति और विकास की यात्रा में मानव सभ्यता को एक ऐसे पायदान पर ले जाना है जहाँ से ये प्लैनेट हमारा अर्थ एक सस्टेनेबल, एक होम ग्रोन और हेल्दी प्लैनेट हो, हम सब सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के लिए और बाकी भी जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी जीवन है इस पे, सब के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भविष्य अगर बात करते हैं तो विज्ञान ही है और हम सबको उसका प्रचार प्रसार आगे बढ़ चढ़ के करना है। और यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जो है वो बेहद उम्दा काम कर रहा है इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और सभी को जोड़ रहा है साइंस से। इसी के साथ में हमारे बीच में जो मेहमान हैं अहमद रज़ा जी, मैं उनका भी यहाँ पर बातचीत करना चाहूँगी उनसे भी। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे बातचीत ये करना चाहती हूँ कि आपने किस तरीके से शुरुआत की गज़ल गायक की? गज़ल गायकी का एक मेरा बड़ा लंबा सफ़र रहा है। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में बाकायदा इसकी तालीम अपने बुज़ुर्गों से ली और कमोबेश कहना चाहिए कि मेरी 7 साल की उम्र होगी जब से ही मैं इस लाइन में हूँ, इस सफ़र में हूँ। काफ़ी मुझे कामयाबी हासिल हुई इसके अंदर और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दूरदर्शन का, जिन्होंने आज मुझे इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में, अच्छे प्रोग्राम में मुझे याद किया। और कई सालों से मैं पिछले 15 सालों से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो से मैं ए ग्रेड भी हूँ और लता मंगेशकर अवार्ड भी मुझे 2004 में मिल चुका है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हुई हूँ कि बहुत बड़ा स्टेज है कि इसके दूरदर्शन के माध्यम से मैं नहीं, कई कलाकार आज पूरी दुनिया में उनकी अपनी एक अलग ही पहचान हो। ये बहुत बड़ी बात है। दूरदर्शन ने जो एक मकाम दिया है कलाकारों को, और चूँकि एक इत्तेफाक की बात थी कि कोरोना काल की वजह से हम लोग ऑडियंस के सामने नहीं आ पाए, तो उसकी वजह रही है। लेकिन बरसों के बाद आज फिर मैं दूरदर्शन में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल अहमद रज़ा जी, हम आपसे ज़रूर एक गज़ल भी जल्दी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न जो है साकिब जी आपसे रहेगा कि अगर मैं साइंस की बात करती हूँ, जैसे कि हम आज विश्व विज्ञान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें जब हम साइंस की बात करते हैं तो हमेशा शांति और विकास को ही क्यों जोड़ा जाता है? अब देखिए, अगर आप पूरे मानव सभ्यता की बातें करें, हमारे कई युगों से हम इस पृथ्वी पर हैं, इकलौता प्लेनेट है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जीवन अभी तक तो फल फूल रहा है। इस जीवन की यात्रा को अगर हमें सुगम जारी रखना है तो विज्ञान क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें अनुप्रयोगों का करने का मौका देता है शोध करने के कारण। तो उसका इस्तेमाल जो है, उसका जो उपयोग है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सरल बनाने में, सहज बनाने में और उसको एक नई दिशा देने में, शांति अगर उसके साथ है, पीसफुल यूज़ ऑफ साइंस, तो डेफिनेटली एक सभ्यता का जो विकास है वो अनवरत होगा। अगर हम एज ए ह्यूमन स्पीसीज़ की बात करें, सभ्यता यानी मानव इस पे हैं, बाकी प्राणी भी हैं, तो सबको सहजता के साथ इस पृथ्वी नुमा घर पे रहने की आज़ादी है। तो उस शांति को ध्यान में रख के अब आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां हैं हमारी पृथ्वी पर, उन चुनौतियों के लिए विज्ञान का चहुमुखी विकास भी शांतिपूर्ण ढंग से होगा, तो एक नए समाज का, सशक्त समाज का, जिसे हम कहेंगे एक वैज्ञानिक समाज का निर्माण होगा। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो यूनेस्को है, ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, उन्हीं की यूनेस्को एक बॉडी है जो साइंस एजुकेशन कल्चर में प्रमोट करती है ग्लोबली। जब उन्होंने इस बात को समझा
इसकी कहानी बड़ी पीछे है कि ये पूरे विश्व विज्ञान दिवस को हम मनाते क्यों हैं। 1999 में कैसे कोई साइंस कांग्रेस हुआ था जिसमें ये डिसीजन लिया गया, कई लोगों ने सजेस्ट किया, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मेंबर्स थे, कि विज्ञान के प्रचार प्रसार की खासी महत्वता अब आ गई है। हम उन्हें अपनी प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखें, हमारी पॉलिसीज़ तक न रखें, हमारे संस्थानों तक न रखें, एक जन समुदाय को विज्ञान को आत्मसात करने के लिए एक ऐसा हमें मंच बनाना होगा हर राष्ट्रों को जहां लोग इनसे जुड़ सकें। लोग जुड़ेंगे, हमारी उस समय की जो वर्तमान पीढ़ियां होंगी, जैसे आज हम अगर 2022 में हैं तो हमारे जो विद्यार्थी हैं स्कूलों में, कॉलेज में, जो आगे चल के हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो इनके वैज्ञानिक चेतना में, इनकी जिज्ञासा में बढ़ोतरी करने की जो जिम्मेदारी है, अगर उसमें शांति भी उसका एक हिस्सा हो, पीस, तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम है ये बहुत ही अच्छा होगा। और ये सब आप जानते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीसफुल यूज़ के लिए हमेशा प्रमोट करता रहा है, और उसी बीज को हमारे बड़े बड़े महान वैज्ञानिकों ने भी बोया है, जिसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई भी एक है। जी बिल्कुल। अगर हम साइंस को, विज्ञान को शांति से अगर हम जोड़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो संगीत होता है वो भी आपको मन की शांति ही देता है। तो आज हम यहाँ पे हमारे बीच में बहुत ही अच्छे गज़ल गायक हैं, तो हम चाहेंगे कि आप क्या पेश करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए। मेरी ही एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, मेरा एक कंपोजिशन है और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप गर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, आप गर हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं, दिल में हम आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा, चांद को तोड़ के फिर जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं, तुम्हारी याद में पलकें बिछाए बैठे हैं, तुम्हारी याद में पलकें बिछाए बैठे हैं, चले भी आओ के महफिल सजाए बैठे हैं, तुम्हारी याद में पलकें बिछाए बैठे हैं, चले भी आओ के महफिल सजाए बैठे हैं, तुम्हारी याद में पलकें बिछाए बैठे हैं। हवाओं रुकना जरा, कोई आने वाला है, हवाओं रुकना, हवाओं रुकना, हवाओं रुकना जरा, कोई आने वाला है, कदम कदम पे हम शम्मा
जलाए बैठे हैं, चले भी आओ, चले भी आओ के महफिल सजाए बैठे हैं, तुम्हारी याद में पलकें बिछाए बैठे हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा। और क्या आवाज़ और क्या आपके जो उसके भाव हैं, मुझे लगता है कि वाकई सबका समा बन गया और सब चाह रहे थे कि और ये चलता ही जाए, और बिल्कुल ये चलता जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक प्रश्न साइंस को लेके भी कर लिया जाएगा। यहाँ पे जब हम साइंस की बात करते हैं साकिब से, तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल हम बोलेंगे कि उसकी बात ना हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का संबंध क्या है वो भी हम जानना चाहते हैं। अरे बड़े बहुत सरल भाषा में अगर हम करें तो ये खरगोश और कछुए की तरह है कि साइंस जो है, फंडामेंटल साइंस कछुए की तरह धीरे धीरे चलती है। विकास यात्रा में हो सकता है उसके जो परिणाम है बहुत ही निकट भविष्य में ना हो, परंतु एक चहुमुखी डेवलपमेंट के लिए विज्ञान की यात्रा में मूलभूत विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन उसकी जब अनुप्रयोग की बात आती है, जैसे आपने बहुत ही बखूबी एक्सप्लेन किया आपके दर्शकों के लिए कि विश्व विज्ञान दिवस पे अगर आज वो हमें देख पा रहे हैं अपने अपने टेलीविज़न सेट्स पे या जहाँ से भी देख रहे हैं, ये भी कितना बड़ा नमूना है विज्ञान का कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो विज्ञान का जब अनुप्रयोग आता है तो दोनों का जो संबंध है वो ऐसा मिश्रित हो जाता है कि आपको हटाना बड़ा मुश्किल लगता है कि विज्ञान जो चीज़ों को पहले खोजती है, प्रपोज करती है, थियोरेटिकल प्रपोज करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, प्रयोग करती है, फिर चीज़ें बनती हैं और फिर टेक्नोलॉजी के रूप में उसका परिवर्तन होता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत को उदय होने के पहले ही बन जाती है। अगर आप बात करें कि वो ऐसा नहीं है कि जब पहला चक्का बना होगा यानी व्हील बना होगा तो उस समय आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से चक्के पर रिसर्च नहीं की गई होगी। चक्का यानी जो हमारा चक्र है वो जब बन गया होगा, जैसे समय भी एक चक्र है, तो उसके बाद उसके अनुप्रयोगों पे बहुत समाज में विकास हुए होंगे और जब से वो एक व्हील दौड़ा है, पूरी पृथ्वी एक द्रुत गति से दौड़ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पे जितने अच्छे से आपने सरल भाषा में इस बात को समझाया, टेक्नोलॉजी और साइंस को। इसी के साथ में हमारे एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, वो भी जानना चाहते हैं विज्ञान के बारे में कुछ। आइए, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं, स्वागत है आपका। जी हाँ, आप अपना प्रश्न कीजिए। हाँ जी, हेलो जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश से बाराबंकी से हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। जी हाँ नंदस्वरूप जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, हम वापस से उनका कॉल ज़रूर लेंगे, लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में हमने कल की अगर बात करते तो चंद्र ग्रहण सब रहा हमारे यहाँ पे, तो उसका क्या साइंस से कनेक्शन रहता है? बिल्कुल, ये मंगलवार की बात है। हाँ। यानी आप देखेंगे कि जब 8 नवंबर को हमारे भोपाल से ये आंशिक चंद्र ग्रहण था। हाँ जी। वैसे तो इस चंद्र ग्रहण को अगर हम बहुत अच्छे से समझें तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण था, जिसे हिंदी में हम खग्रास भी कहते हैं जी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ, ये सूर्य है और ये चांद है, तो उसके बीच में जब पृथ्वी गुजरती है, यानी अलाइनमेंट इस तरीके से होता है कि चांद तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, परंतु अलाइनमेंट ये ऐसा होता है कि पृथ्वी की छाया जब चांद को ढकती है, अगर वो पूरा ढक लेती है तो उसको खग्रास कहते हैं, अगर वो आंशिक ढकती है तो उसको हम आंशिक कहते हैं, यानी कि पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। कमाल की बात ये, इस दौड़ धूप में चांद और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ दौड़ रहे हैं, और अगर आप इस बात को थोड़े और पहले ले जाएं कि दिवाली के बाद 25 अक्टूबर को भी सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण के ठीक लगभग 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण हुआ। तो अगर आप दर्शकों को ये बड़ी रोचक बात लगेगी कि अब विश्व विज्ञान दिवस है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है उसके 15 दिन बाद ही क्यों चंद्र ग्रहण। सर, इस पे हम ज़रूर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे कॉलर जुड़ गए। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि 5G के दौर में भी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात करूँ साइंस का तो ये भी एक कमाल ही है। लेकिन स्टिल आज अभी हम उनसे जुड़ गए हैं और प्रश्न हम चाहेंगे कि आपका क्या है आज हमारे लिए। जी नंदस्वरूप जी, अपना प्रश्न कीजिए। हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। लगातार आपकी जो टेक्नोलॉजी आई है, जो डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, इसमें जो है यहाँ से भविष्य में कितना बड़ा जो इनको सुनहरा मौका मिलेगा?
क्या आपने प्रश्न पूछा? प्रश्न मुझे समझ में नहीं हाँ, हम चाहेंगे कि एक बार प्रश्न आप वापस से रिपीट कर दें। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, मेरा भारत देश बहुत बड़ा महान है। ऐसी दशा में जो यहाँ के वैज्ञानिक विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है, तो आज जो डिजिटल इंडिया बनने जा रही, जो नई टेक्नोलॉजी आई, इसमें हमारे जो नई पीढ़ी इसके भविष्य के लिए कितना बड़ा मौका हो सकता है, सुनहरा मौका इनको मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये नारे को दिया गया था। और मैं बताऊंगी कि आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी संबोधित किया गया था। क्या जी, बात, बहुत जो आपने खास। जिक्र भी किया था। हाँ जी। तो मैं उनके से बखूबी से जो विचार साझा किए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों के कारण ही आज हमसे आप बात कर पा रहे हैं, लाइव फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक जिस अथक परिश्रम के साथ अलग अलग विधाओं में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, परमाणु ऊर्जा हो, बायोलॉजिकल साइंसेज हो, मेडिकल साइंसेज हो, आप देखिए कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैक्सीन की बात आए, जब हमने एक ऐसे दौर से गुजरने की कल्पना भी नहीं की होगी, जब भारत पैंडेमिक में था, तो देखिए हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किया, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैक्सीन डेवलपर्स ने, मैन्युफैक्चरर ने, और जो उस पूरी चीज़ को लोगों तक ले जाने के लिए जो असाधारण काम किया हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने, पुलिस ने और तमाम इनसे जुड़े हुए लोगों ने। तो हमारे वैज्ञानिक अथक प्रयत्न करते हुए हमारे भारत के एक ऐसे स्तर पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी विधा हो। आज भारत कंधे से कंधे मिला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। अंतरिक्ष की बात हो, परमाणु ऊर्जा की बात हो या बायोलॉजिकल साइंसेज की, हम किसी से लगभग कह सकते हैं पीछे नहीं हैं। अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ में तो हम बराबर से हैं, और कहीं कहीं हम, जैसे हमारी भारत सरकार का वो भी अगर बात चल रही है विश्व विज्ञान दिवस पे, यूपीआई की बात कर ले हम, है ना, यूपीआई ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए कितनी ज़बरदस्त उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। कहाँ इंटरनेट आपको यूज़ हो रहा है, रेडियो कम्युनिकेशन भी यूज़ हो रहा है, आपका बैंकिंग भी यूज़ हो रहा है, और बैंकिंग के साथ आप एक QR कोड या नंबर के माध्यम से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। तो ये भारत की देन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अगर आप माने तो ये अपने आप में अभूतपूर्व योगदान है भारत का इस क्षेत्र में भी। तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और हमारे तमाम वो लोग जो इस पूरे लक्ष्य को लेके हमारे भारत के जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्मित राष्ट्र के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री जी थे, उनकी इस वाक्य को हम स्रोत के रूप में लेते हैं, ऊर्जा के रूप में लेते हैं, प्रेरणा के रूप में लेते हैं कि जय जवान सुरक्षा है हमारे राष्ट्र की, जय विज्ञान। भारत एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर राष्ट्र है पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो हम टॉप 5 में आते हैं, हमारे पास इतना बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है। और तीसरी बात विज्ञान, तो विज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है। और आज के इस युग में हम जब बात 5G की आपने छेड़ दी, कि इस युग में तो कल्पना करना भी शायद संभव नहीं है कि हम विज्ञान के अनुप्रयोगों के बिना इस पृथ्वी पर रह सकते हैं। बिल्कुल। और वाकई जो अभी हम बोल रहे हैं कि जय, यहाँ पे जय किसान, जय विज्ञान और जय जवान की बात करते हैं, तो यहाँ पे वाकई स्तंभ है हमारे भारत के लिए। जो हम विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम शांति की बात कर रहे हैं, तो ये स्तंभ है और इसे हमें संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ में हम यहाँ पे ग्रहण की बात कर रहे थे, उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम दर्शक गज़ल सुनने के लिए इंतज़ार में हैं। तो रज़ा जी, आप क्या अगला पेश करना चाहेंगे? मैं एक और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है मेरा, वो मैं पेश करने जा रहा हूँ। आज मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में दूरदर्शन के माध्यम से हम कलाकारों को सुना जा सकता है, और ये इस दूरदर्शन की और टीवी चैनल की ही देन है कि हम कलाकारों की अपनी एक पहचान हुआ करती है, लोग इंतज़ार करते हैं सुनने के लिए। और एक अरसे के बाद कुछ शुरुआत हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम कलाकारों के लिए शुरू हो जाएंगे और होते रहेंगे। देखिए, मैं सुनाता हूँ आपके सामने। न याद आ मेरे महबूब बार बार मुझे, न याद आ मेरे महबूब
के बेकरार ना कर दे कहीं करार, मुझे न याद आ मेरे महबूब बार बार, मुझे के बेकरार ना कर दे कहीं करार, मुझे न याद आ मेरे महबूब बार बार, मुझे एक किसी गज़ल का बहुत ही खूबसूरत शेर है, वो पेश कर रहा हूँ। न जाने क्यों मेरे दीवानेपन से खुश हो कर, न जाने क्यों रे निधमा गरे गरे सरे नि सधनी रे रे सा, न जाने क्यों मेरे दीवानेपन से खुश हो कर चमन चमन लिए फिरती रही बहार, मुझे चमन चमन लिए फिरती रही बहार, मुझे न याद आ मेरे महबूब बार बार, मुझे के बेकरार ना कर दे कहीं करार, मुझे न याद आ बहुत शुक्रिया। जितनी मैं तारीफ करूं उतना कम है, और तमाम दर्शक जो हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके मन में भी आ रहा होगा कि लगातार चलता रहे, और हम वापस से यही वादा करेंगे अभी चलता रहेगा हमारा कार्यक्रम, और भी हम गज़ल आपके सामने पेश करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने एक बातचीत के दौरान, इससे पहले हमने प्रश्न किया था जिसमें हम ग्रहण की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे जो हमारी बातचीत अधूरी रह गई थी। जी बिल्कुल, तमाम दर्शकों को ये बात शायद रोचक भी लगे कि जब ये ग्रहण आते हैं तो पूरा चर्चा का विषय हो जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर स्कूल के विद्यार्थियों को इंतजार होता है, हर लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारी जो भी प्राचीन में मान्यताएं रही होंगी, उस समय विज्ञान का विकास हो रहा था, लेकिन अब जब हमने टेलीस्कोप के माध्यम से, और जब हमने पृथ्वी से गैलीलियो को भी क्रेडिट जाता है कि पहली बार उन्होंने वो टेलीस्कोप को इस तरीके से उसका उपयोग किया कि उसको हम अंतरिक्ष में बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्व कर सकें, लेकिन उनने उसका आविष्कार नहीं किया था, तो लोग इससे कंफ्यूज ना रहें। तो जब हमें पता चला कि सूर्य सेंटर में है हमारे सौर मंडल में, पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है हमारा खुद का अपना चंद्रमा। चंद्रमा जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण, और जब वो वापस इस तरफ आता है पूर्णिमा के टाइम पर तो चंद्र ग्रहण होता है। और ये जब होता है, ये 2 से 3 साल 4 साल में ये हमेशा संयोग बनता है जब ये एक ही लाइन में आते हैं, वरना हमेशा हर पूर्णिमा और अमावस्या को क्यों नहीं होती ग्रहण। लेकिन याद रखेंगे, क्योंकि हम विश्व विज्ञान दिवस पे खास मौके पर जुड़े हैं, कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, ये हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा को ही क्यों होते हैं। ये भी बड़ा रोचक बात है। और देखिए, विज्ञान क्या है? प्रश्न पूछना, प्रश्न के पीछे हमें खोज के लिए समर्पित होना, फिर जो भी हमारी समझ है अभी तक उस समझ को और बढ़ाना, प्रयोग करना। इस यात्रा में हम चीज़ों को बेहतर समझते हैं, और उससे हमें इससे बड़ा क्या होगा जब प्रकृति आपके लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब की तरह है, बिल्कुल, जो घटना घटती है। तो जैसे कि आपने बोला कि खोजना, साइंस का मतलब है प्रश्न और उसकी खोज करना। तो अगर मैं मूलभूत की बात करती हूँ, बेसिक साइंस की अगर बात करती हूँ, उसका ज्ञान होना सभी को कितना आवश्यक है?
बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसको व्यवहार में लाना भी ज़रूरी है। जैसे जी। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भारत राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें बहुत पहल कर रहा है कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो समझ है, इसमें कहीं ना कहीं हम रोज़मर्रा के दैनिक कार्यों में भी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का इस्तेमाल कर सकें, एक वैज्ञानिक सोच को। तो उसको विकास के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 51A में भी जिक्र किया गया है, यानी अनुच्छेद 51A, कि हमारे सिटीजन्स में वैज्ञानिक चेतना का विकास होने के संबंध में उसमें बात हुई है। तो क्यों जरूरी है? बेसिक साइंसेस के बिना हमारी विज्ञान की जो आधारभूत संरचना है वो कैसे विकास करेगी, एक बरगद के वृक्ष की तरह। इसलिए फंडामेंटल साइंसेस में इन्वेस्ट करना, आगे ले जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, हम इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में कॉलर जुड़ गए हैं। श्री अनुपम राजेन जी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मध्य प्रदेश, और यहाँ पे मतदान केंद्र स्तर पर विशेष गेम यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी हाँ, महेंद्र पटेल जी। जी, मैं महेंद्र पटेल बोल रहा हूँ। जी हाँ महेंद्र जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। मेरा नमस्कार है सर, मैडम आपको और श्रीमान को। विज्ञान पर जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, तरक्की है, उन्नति है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में है, लेकिन हमारा कहना ये है कि विज्ञान के जो दुष्परिणाम है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। आज चलकर देखें खेतों की हालत क्या है। 5G की चर्चा हो गई है, उससे दुष्परिणाम है पक्षियों के लिए, वायुमंडल में परिवर्तन है और तापमान भी बढ़ रहा है। सर ये तो सब जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से। सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश दुष्परिणाम पर डालें कि इससे क्या दुष्परिणाम है। ऐसे धरती पर अनगिनत प्रयोग हो रहे हैं, तो इससे धरातल भी मतलब उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही, फसलें दूषित हो रही हैं, मानव जाति खतरे में है सर। बिल्कुल, एडवांटेजेस की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं उसके बारे में भी आप नज़र डालें। ये मैं कहूँगा कि आपने पहले मेलों में और हमने फिल्मों में तो अक्सर देखा है, एक रस्सी हुआ करती थी जिस पे एक लंबे से बांस को लेके, लकड़ी को लेके एक इंसान चलने का प्रयास करता है। इसकी मैं उदाहरण यहाँ ये इसलिए देना चाहूँगा कि ये जो आपके सम्मानीय दर्शक थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि विज्ञान की यात्रा भी कुछ इसी तरीके है। विज्ञान यानी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें लेके चलना है। विज्ञान किसी चीज़ को, टेक्नोलॉजी किसी चीज़ को लेके आती है तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत होती है कि हम उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि हमारा जर्नी, हमारी यात्रा भी कंप्लीट हो और हम गिरे ना यानी कि दुष्परिणाम या उसके जो डिसएडवांटेजेस है उनके कारण हमारी पृथ्वी, हमारी रोज़मर्रा की दैनिक जीवन में जो प्रभाव है, वो जिक्र कर रहे थे जिन चीज़ों का, उन पे वैज्ञानिक लेवल पे शोध तो चलते ही रहते हैं कि रेडियो कम्युनिकेशंस का क्या असर होता है, लेकिन अभी तक सुरक्षित है, कोई डरने की बात नहीं है। और जो चीज़ें हैं, मैं अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा बात कर सकता हूँ, उस क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, परंतु एग्रीकल्चर की आपने बात की तो ये कमाल की बात है कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, पर दवाइयों से उसमें जो परिवर्तन आता है वो एक शोध का बहुत बड़ा विषय है, और उसमें जितने भी विश्वविद्यालय हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक उससे जुड़े हैं, वो उसको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन अप्रोच हमें, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जो फ्रंट रनर्स हैं, जो उसको उपयोग कर रहे हैं, दोनों की जोड़ी है ये। ऐसा नहीं है कि मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए मोटरसाइकिल के अंदर क्या है, बहुत ज़बरदस्त दहन हो रहा है, इंजन के अंदर विस्फोट हो रहे हैं, इंजन उसमें ऊर्जा को, पेट्रोल को कन्वर्ट करके ऊर्जा आपको स्थानांतरित करते हुए, ट्रांसफ़र करते हुए व्हील को घुमा रहा है। अब लेकिन आप टेक्नोलॉजी के इस प्रोडक्ट को अगर आप रोड पे नियमों के साथ चलाएंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अगर इसको एक्सेलरेट करेंगे और नियमों को ताक पे रखेंगे तो वो दुष्परिणाम भी हो सकते हैं उस टेक्नोलॉजी के कारण, तो वो कंट्रोल हमारे हाथ में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ में मैं हमारे रिस्पेक्टेड SS रावत सर, जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि यहाँ पर हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम राजन जी से बातचीत करवाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ड्राइव उनका चल रहा है 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक, उसके बारे में वो जानकारी दें। मतदान केंद्र स्तर पर क्या विशेष कैंप है, मैं यहाँ पे आग्रह करूँगी SS रावत सर से। जी हाँ, हेलो अनुपम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अनुपम राजन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम दूरदर्शन मध्य प्रदेश से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जो मतदान केंद्र स्तर पर विशेष कैंप चल रहा है, उस ड्राइव के बारे में हम जानकारी आपसे चाहते हैं कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक जो ड्राइव है उसके बारे में जानकारी हम आपसे चाहेंगे।
हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, हमारी आवाज़ या तो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर हम चर्चा को जारी रखेंगे और जैसे ही हमारा संपर्क उनसे होता है। जी हाँ, अनुपम जी। जी बोलिए। जी नमस्कार, हम दूरदर्शन मध्य प्रदेश से आपसे बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि मतदान केंद्र स्तर पर विशेष कैंप का जो बातचीत चल रही है, जो कि ड्राइव है 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक का, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप क्या तैयारियां हैं, हमारे तमाम दर्शकों को बताइए। देखिए, 9 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पे, राज्य में 64,100 मतदान केंद्र हैं। 64,100 मतदान केंद्रों पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, शहरी क्षेत्रों में हैं, सभी जगह पे BLO बूथ लेवल ऑफिसर उपलब्ध रहेंगे। प्रतिदिन वहां पे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वर्किंग डेज में कोई भी व्यक्ति यदि अपना नाम जुड़वाना चाहता है, अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई चेंज करना चाहता है, कोई करेक्शन चाह रहा है, वोटर आईडी कार्ड का अपडेशन चाह रहा है, किसी भी प्रकार की कार्रवाई अगर वो चाहता है तो उसका अपना जो मतदान केंद्र है, जो उसकी जानकारी में उसको पता है व्यक्ति को कि उसका मतदान केंद्र कौन सा है जी, वहां पे जा करके वो BLO से संपर्क करके अपना काम करा सकते हैं। तो जो नए मतदाता हैं, जिनका नाम किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ा है या जो अभी 18 साल के हो रहे हैं, होने वाले हैं, वो अपना आवेदन दे सकते हैं और उनका नाम जुड़ जाएगा और उनका जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो बन करके स्पीड पोस्ट से उनके पास पहुंच जाएगा। जी जी, अनुपम जी, मेरा यहाँ पे एक प्रश्न और है कि अगर किसी का वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया हो तो क्या उसके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है? जी, उसके लिए उपलब्ध है। यदि वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया हो, वोटर आईडी कार्ड पुराना हो गया हो, खराब हो गया हो, उसमें मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है, आप उसमें कलर्ड फोटोग्राफ लगाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं, आपके गांव में, आपके घर के पास में जो मतदान केंद्र है वहां पूरे 1 महीने तक BLO उपलब्ध है। उसके पास जाएं, वो आपकी मदद करेगा और जो भी कार्रवाई आप चाह रहे हैं वो कार्रवाई BLO की मदद से आप पूरा करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ में मैं चाहूंगी कि आप क्या यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को जो कि आपकी बात सुन रहे हैं? मैं यही आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, खास करके अपने युवा साथियों से जो अभी 1 जनवरी 23 की स्थिति में 18 साल के होने वाले हैं या 18 साल के हो गए हैं लेकिन उनका नाम नहीं जुड़ा है, वो आगे आएं और अपना नाम जुड़वाएं। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। तो हम अपने युवा साथियों से अनुरोध है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मतदान केंद्र तक जाएं, BLO से वो संपर्क करके अपना नाम जुड़वाएं। वो ये सारी कार्रवाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वो चाहते हैं तो मतदान केंद्र तक जाकर के BLO से संपर्क करके, और ये बिल्कुल हैसल फ्री है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, उनका वोटर आईडी कार्ड बन के उनके जो एड्रेस है उस पर डाक से पहुंच जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ अनुपम राजन जी जुड़े हुए थे, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। और यहाँ पर हम वापस चलते हैं संगीत की तरफ, क्योंकि ये बात तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि वापस से वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, खो गया है तो बनवा सकते हैं, लेकिन क्या मधुर आवाज़ से वापस से उनके कानों को शांत किया जाए जो कि वो चाहते हैं? तो आप क्या पेश करना चाहेंगे? संगीत तो खैर एक ऐसी चीज़ है जिससे दिल को, आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। और हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसकी तो बात ही कुछ और है, बहुत ही सुरीले अंदाज में पेश किया जाता है। और जहाँ गज़ल का सवाल आता है, मैं अहमद रज़ा गज़ल सिंगर, आज पूरी दुनिया में मेरा एक मकाम है, नाम है, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और ये आज जो सारी ऑडियंस हमें सुन रही है इन सब का आशीर्वाद है। एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन पेश कर रहा हूँ। आपकी हमसे बेरुखी कब तक, आपकी हमसे बेरुखी कब तक, ऐसे गुजरेगी जिंदगी कब तक, आपकी हमसे बेरुखी कब तक,
ऐसे गुजरेगी जिंदगी कब तक, आपकी हमसे बेरुखी कब तक। खैर तुम गैर के सही लेकिन खैर तुम गैर के सही लेकिन यार हमसे ये दिल लगी कब तक, यार हमसे ये दिल लगी कब तक। ऐसे गुजरेगी जिंदगी कब तक, आपकी हमसे बेरुखी कब तक। वाह अहमद रज़ा जी, बहुत अच्छी। यहाँ पे जो आप हर बार जो पेश कर रहे हैं, हम उसे यही नहीं कह सकते कौन सी बेहतर थी। और इसी के साथ में मैं बताना चाहती हूँ कि तमाम दर्शक जैसे कि आज हमें देख रहे हैं, वैसे ही जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जैसे हमें बताना चाहूँगी कि भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, वो भी ज़रूर देख रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि बहुत शुभकामनाएं हैं भारत को कि अपना यहाँ पे फ़तेह करें, यहाँ पे जीत फ़तेह करें। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे सर आपसे जानना चाहती हूँ, साकेत जी आपसे, कि अगर मैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की बात करती हूँ, तो और जैसे कि आज हम लोग विश्व विज्ञान दिवस भी मना रहे हैं, तो अगर मैं जिज्ञासा को जोड़ूँ तो किस तरीके से आपका सेंटर रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जो है काम कर रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, और वो भी इसने एक खास मौके पर। और आपने क्रिकेट का जिक्र कर दिया है, तो क्रिकेट में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसके पीछे भी बहुत साइंस है, और जाने अनजाने में हमारे बैट्समैन बॉलर्स भी उन साइंस का अब बात इस्तेमाल करते हैं, अनुप्रयोगों का तो इस्तेमाल करते हैं। और देखिए हमारी बातचीत के साथ साथ भारत इंग्लैंड की तैयारी यहाँ पे हो गई है मैच की, और सभी भारतीय यहाँ पर अपनी नज़र जो है टिका के रखे हुए हैं स्क्रीन पर। और आज का मैच बहुत खास है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत जो है ज़रूर जीत हासिल करेगा। और इसी के साथ में हमारी जो बातचीत है हम उस पर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रीजनल साइंस सेंटर जिस तरीके से काम कर रहा है वो भी जानने के लिए हमारे दर्शक जो हैं हमारी बात को सुन रहे हैं। और विश्व विज्ञान दिवस की बात हो और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल का जिक्र ना हो तो वो बिल्कुल लाजमी सा नहीं प्रतीत होता है। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि प्रश्न पूछना और फिर ऐसे माहौल में, वातावरण में, जहां आपको ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए प्रदर्शनियां हों, जहां साल भर ऐसे कार्यक्रम हो, जहां स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के बच्चे, आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट करे, वैज्ञानिकों से मिले, उनकी जीवन यात्रा समझे। और जब वो प्रायोगिक रूप से एग्जिबिट्स का हमारे विज्ञान केंद्र आते हैं तो क्या होता है, जब किसी चीज़ को वो ऑपरेट करते हैं, अगर वो प्रदर्शनी फन साइंस है, अगर वो दर्पण के ऊपर है, अगर वो ऊर्जा के ऊपर है, वायुमंडल के ऊपर है, या एक ऐसी प्रदर्शनी है जहाँ इंसानों के अलावा दूसरे जानवर या स्पीसीज़ कैसे देखते हैं इस पूरी पृथ्वी को, इस लोक को, तो इन सब चीज़ों से जब वो रूबरू होती है, एक छोटा सा इनफ्लैटेबल तारामंडल है जहाँ वो दिन में भी, हालांकि दिन में तारे देखना तो हमारी बहुत फेमस कहावतों में से कहते हैं, परंतु हमारे विज्ञान केंद्र में, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में एक छोटा सा 25 सीटिंग कैपेसिटी वाला इनफ्लैटेबल डोम है जहाँ वो तारों के भ्रमण को भी समझ सकते हैं कि रात्रि आकाश में क्या है। तो ये जिज्ञासा को निर्माण करने के लिए जो मूलभूत ढांचा है उसका एक प्रायोगिक रूप से ये इनफॉर्मल सेटअप है, जहाँ बच्चे, बड़े, पब्लिक, माता पिता हो अपने बच्चों के साथ आएँ, दादा दादी, नाना नानी हो अपने पोता पोती और अपनी तमाम परिवारों के साथ आएँ, और जब मिलके वो कुछ करके सीखते हैं तो वो एक अलग माहौल होता है, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से एकदम अलग। बिल्कुल। इसी के साथ में हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं, हम चाहेंगे कि आप अपना प्रश्न कीजिए। जी अपना प्रश्न कर सकते हैं आप। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो प्रदीप साहू जी, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, हम चाहेंगे कि अपना प्रश्न करें आप। जी हाँ प्रदीप जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, बहुत जल्द उनसे फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे चाहूँगी एक और प्रश्न है आपसे साकेत जी, कि युवाओं को विज्ञान से कैसे जुड़ना चाहिए और क्यों ज़रूरी है? देखिए बहुत
अमूमन हमने देखा है कि जो बच्चे स्कूल में होते हैं और जब वो यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचते हैं कॉलेज की यात्रा करते हुए, तो विज्ञान केंद्र से थोड़ी दूरियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम आमतौर पे ये समझते हैं विज्ञान यानी बच्चों का विषय, स्कूल का विषय, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, अब हमारा उसका दैनिक रोज़मर्रा के जीवन में कोई आवश्यकता शायद उस रूप में ना हो, प्रायोगिक जितना हम पढ़ते वक्त करते थे, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विज्ञान केंद्र जो है, इसमें आने से वो जिस भी माहौल में आते हैं, उनके घूमते हुए उस खाली समय में अगर वो यात्रा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे विज्ञान वापस से बहुत तकनीक जो है वो बहुत ज़्यादा खेल रही है, क्योंकि वो दिखा रही है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए वापस से हमारे साथ प्रदीप साहू जी जुड़ गए हैं भोपाल से। हम आपका चाहेंगे, स्वागत है और आप प्रश्न करें। जी हाँ प्रदीप जी, प्रश्न कीजिए। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या सत्या मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको विश्व विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी प्रदीप जी। मेरा प्रश्न साकेत जी से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भारत में अक्सर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होते रहते हैं, तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में, इंडियंस में एक प्रकार का फोबिया क्रिएट करते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। तो जी बिल्कुल, लेकिन आप जिस बात को जिक्र कर रहे हैं प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब विज्ञान केंद्र की बात करें, आंचलिक विज्ञान केंद्र की, तो जी हाँ बोलिए। कोई वैज्ञानिक कारण है क्या? इसका कोई वैज्ञानिक कारण है, आध्यात्मिक या ज्योतिषीय कारण है, वो एक अलग मुद्दा है। जी बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न की महत्ता समझता हूँ और वो बहुत ज़रूरी भी है। अगर आपने छेड़ा है तो अकेले भारत की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राष्ट्रों में अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यताओं में जो भी इन ग्रहों से जुड़ी हुई अलग पहलू हैं, उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु ये बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक घटनाएं हैं जिनका आनंद हमें लेना चाहिए और बच्चों में, बड़ों में ये प्रेरणा का कारण बनती हैं कि देखिए जो हमें नियम हमने पढ़े हैं, जो हमने वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, उसका कितना प्रायोगिक रूप पे वो आज नेचर में घटित हो रहा है। उसको देख के आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो भी दूसरे पक्ष की बातें हैं, मैं उसके बारे में तो नहीं कहूँगा, परंतु जैसा है कि विज्ञान में मैं ये कहूँगा, अगर विज्ञान की पृष्ठभूमि पे बात करूँ, कि ऐसी घटनाओं से आप जाके सीखें, समझें, उसका आनंद लें। सूर्य यानी सूर्य ग्रहण में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, आंखों में सीधा ना देखें कभी, बिल्कुल। और टेलीस्कोप के माध्यम से भी सोलर फिल्टर हो, या मैं बता दूं दर्शक के बहुत जल्दी से कि जो वेल्डर ग्लास होता है, उस वेल्डर ग्लास में अगर 14 नंबर या उससे ज़्यादा का नंबर आप ले पाते हैं अपने हार्डवेयर की दुकानों से, तो सेफ है वो। लेकिन कभी भी कृपया कर नोट कर लीजिएगा, ना एक्सरे फिल्म से देखना है, ना फोटो फिल्म से देखना है, ना ऐसी किसी भी डार्क ग्लास से जो उस सुरक्षा जो सूर्य का जो नुकसान हमारी आंखों को हो सकता है, उससे बचना है। लेकिन उसका आनंद लें, मैं यही कहूँगा। एक्सपेरिमेंट करें, उतना ही करें जो हमारे को नुकसान और चंद्रग्रहण नग्न आंखों से देखें बिल्कुल, जब भी हो, और आनंद के साथ देखें बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ में अहमद रजा जी, मैं चाहूँगी कि अब आप अगला क्या पेश करने वाले हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए? जी, सभी इंतज़ार कर रहे हैं फिर से आपकी गज़ल के लिए। एक मिर्ज़ा गालिब की गज़ल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ अपने ही कंपोजिशन में। एक उम्र असर होने तक आह को चाहिए, एक उम्र असर होने तक कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक आह को चाहिए, एक उम्र असर होने तक आह को
आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए। वाह वाह, बहुत ही खूब, बहुत ही उम्दा। जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे जो पेश किया है, मुझे लग रहा है तमाम दर्शक चाह रहे होंगे चलता रहे सिलसिला। समय की कमी है तो हम यही चाहेंगे कि आज के लिए तो बस हम इतना ही आपसे सुन पाएँ, लेकिन भविष्य में हम और सुनेंगे। यहाँ पे आखिरी प्रश्न जो है मैं साकिब सर आपसे करना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ का जो होता है वो आगे ले जाना एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किसी भी बात को ले जाना। तो अगर मैं विज्ञान की विशेषता की बात करती हूँ, महत्वता की बात करती हूँ, तो उसमें आगे कौन लेकर जाएगा? हु इज़ द मॉडरेटर? तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है और किसको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? ये आपने बहुत ख़ास बात कर दी है कि हु इज़ दी मॉडरेटर। मॉडरेटर हम जो यंग पीढ़ी है, हम लोग हैं, जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पृथ्वी के एक बेहतर भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये पृथ्वी जो हमारा घर है पूरे हमारे ब्रह्मांड में, वो एक सजीव स्वस्थ रहे उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण जो चीज़ें अगर प्रभावित हो गई हैं, उनको सदुपयोग करते हुए, उनको ठीक करते हुए, सस्टेनेबल गोल्स जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें और एक ऐसे पृथ्वी का, एक ऐसे राष्ट्रों का निर्माण करें जो उन बातों को महत्वता दें जो वैज्ञानिक समाज में बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आएँ और आके वैज्ञानिक समाज से जुड़ने की जो पहल है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में जो भी दर्शक आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने परिवार के बच्चों को लेके जरूर आए। और इस खास मौके पे मैं दूरदर्शन के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे बीच में साकेत सिंह कौरव जी थे जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं रीजनल साइंस सेंटर के, और इसी के साथ में हमारे साथ अहमद रज़ा जी थे, गज़ल गायक। आप दोनों यहाँ पे समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे वक्त हो गया है सुर्खियों का। अखबार की सुर्खियों पे हम नज़र डालेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ दैनिक भास्कर का ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपके बीच में, महिला विश्व मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2023 में भारत में होगी, ये न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ में मैं शहर में आज क्या है, बहुत खास, ये दैनिक भास्कर बता रहा है कि शहर में आज क्या है। बाल सुरक्षा, महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता प्रदर्शनी है, जो कि कहाँ पर है? भोपाल हाट। शाम को 7 बजे आप जा सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खास यहाँ पे प्रदर्शनी होने वाली है। भोपाल वासी बिल्कुल जाएं और लुत्फ़ उठाएं। इसी के साथ में पीएचडी जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है पीएचडी जो करना चाहते हैं उनके लिए। इसी के साथ में यहाँ पे दैनिक भास्कर में और भी यहाँ पे न्यूज़ हैं जो हम आपके बीच में लेकर आए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हेल्दी हैप्पी रहना चाहते हैं तो 30 दिन तक कुछ चैलेंज हैं जिसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे कि 6 मिनट का वर्कआउट करिए, दिमाग की एकाग्रता बढ़ाइए, फूड की अच्छाइयों को बढ़ाइए, दोस्तों के साथ गाने सुनिए और शेयर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं अगला लेती हूँ न्यूज़, तो लकवाग्रस्त में ब्रेन वेव रीडिंग इम्प्लांट के ज़रिए भी बोल सकेंगे। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ पत्रिका से जो हम न्यूज़ आपके सामने पेश करने वाले हैं वो भी बहुत ख़ास है। पत्रिका की न्यूज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दर्शकों की सुबह सुबह हम नहीं न्यूज़ पढ़ पाते हैं, बहुत ख़ास होती है। मैं बताना चाहूँगी MBA कोर्स के लिए आवेदन की अगर मैं आमंत्रित तिथि की बात करती हूँ तो 14 नवंबर अंतिम तिथि हो गई है। बहुत ख़ास, जो लोग MBA करना चाहते हैं उनके लिए
इसी के साथ में यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में भी सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड हुए हैं त्यौहार के टाइम पे, तो उससे बच के रहिए। और ये खास सुर्खियाँ जो हैं हमने आपके सामने पेश करी थी आप सबके लिए। और आज के लिए नमस्कार एमपी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।